आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं भटिंडा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, जिसके कारण मैं अक्सर देर रात तक सफ़र करता हूं। दोस्तों, जो घटना मैं आपको सुना रहा हूं ये किसी और की नहीं है, बल्कि मेरी आप बीती घटना है, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैं अनाज से भरा हुआ पुराना ट्रक लेकर अपने खलासी मिट्ठू के साथ शहर की ओर जा रहा था। शहर और मेरे गांव के बीच में एक बदलूपुर नाम का गांव आता है। यहाँ करीब 3 किलोमीटर तक घना जंगल है, जिसे दिन के उजाले में भी क्रॉस करने में लोगों की फट जाती है। बदकिस्मती से उसी रात जब हम वहाँ से गुजर रहे थे कि तभी हमारा पुराना ट्रक एकाएक बंद पड़ गया। फिर जब मिट्ठू ने ट्रक से उतरकर देखा तो मिट्ठू ने अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, उस्ताद जी, ट्रक का इंजन ओवरहीट हो गया है, पानी डालकर ठंडा करना पड़ेगा। फिर जब मिट्ठू ने ट्रक के इंजन में पानी डालने के लिए पानी की कैन उठाई तो मिट्ठू एक बार फिर अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी मैं उसकी शक्ल देखकर समझ गया कि कैन खाली है। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि मिट्ठू बोला, उस्ताद, कैन खाली है, पर आप चिंता मत करो, मैं अभी पानी का इंतजाम करता हूँ। और ये बोलकर मिट्ठू वो लाल कैन अपने हाथ में लिए वहाँ से पानी की तलाश में निकल गया। और वहीं मैं ट्रक में बैठा मिट्ठू के लौटने का वेट करने लगा। पर जब 15 से 20 मिनट गुजर गए तो मुझे मिट्ठू की चिंता होने लगी। साथ ही अब मेरे दिमाग में वो सभी बातें घूमने लगी जो मैंने इस जंगल के बारे में सुन रखी थी। जब अगले 15 मिनट बीतने के बाद भी मिट्ठू नहीं लौटा तो मैं ही ट्रक से नीचे उतरकर मिट्ठू को ढूंढने निकल गया। कुछ आगे आने के बाद मुझे बड़ी बेचैनी और घबराहट होने लगी। मैं मिट्ठू को जोर जोर से आवाज़ देने लगा, अरे मिट्ठू, मिट्ठू कहाँ है यार? पर कई बार जोर जोर से आवाज़ देने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी मेरी नज़र उस लाल कैन पर पड़ी जो मिट्ठू लेकर आया था। मैं उस कैन के पास गया तो मैंने पाया कि उस कैन में थोड़ा पानी है। मतलब कि मिट्ठू को पानी मिल गया था, तो फिर वो कैन को यहाँ पर छोड़कर कहाँ पर चला गया। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि मेरी नज़र एक कुएं पर पड़ी जो वहाँ से कुछ दूरी पर थे। मैं एक बार फिर मिट्ठू को आवाज़ देते हुए उस कुएं की तरफ बढ़ा। अभी मैं कुएं की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कुएं के अंदर से पानी की छप छप की आवाज़ आ रही है, मानो कोई कुएं से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पर जब मैंने उस कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में कोई नहीं था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस कुएं का पानी उफान मार रहा था, मानो वो पानी कुएं से बाहर आकर मुझे खींच कर ले जाना चाह रहा हो। तभी मैं तुरंत ही उस कुएं से पीछे हटा। अभी मैं पीछे हटा ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, उस्ताद, पानी पिला दो। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पूरे बदन के रोंगटे भी एकदम से खड़े हो गए। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं डर के मारे एकदम से वहीं नीचे गिर पड़ा। दरअसल मेरे डर और खौफ का कारण मिट्ठू की बदली हुई सूरत थी। उसके चेहरे पर बुरी तरह से दरारें पड़ी थी जिनसे खून निकल रहा था। उसके होंठ पत्थर की तरह हो गए थे और उसकी आंखों की पुतलियां भी अब काली पड़ चुकी थी। पर मिट्ठू अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के आगे जोड़े हुए मुझसे लगातार यही कहे जा रहा था कि उस्ताद, पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। मुझे उस वक्त जितना डर लग रहा था उतनी ही मिट्ठू की उस हालत पर मुझे तरस भी आ रहा था। फिर जब मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मिट्ठू से पूछा, मिट्ठू, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तो इस पर मिट्ठू ने कहा, उस्ताद, मैं कुएं से पानी निकाल कर वापस ही आ रहा था कि तभी बहुत से लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझसे पानी पिलाने को कहने लगे। पर मैं उनके भयानक चेहरों को देखकर डर गया। मैंने भागने की सोची पर उन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। वो सारे लगातार पानी पिलाने को कहते रहे। मुझे लगा कि अगर मैं पानी पिला दूंगा तो शायद ही मुझे जाने देंगे। ये सोचकर मैंने पानी पिला दिया। पर पानी पिलाते ही मेरे शरीर में भी उन्हीं लोगों की तरह दरारें पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं भी ठीक उन्हीं की तरह हो गया। अब मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है, पर कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। मिट्ठू की ये बातें सुनकर अभी मैं यही सब सोच रहा था कि अगर मैंने गलती से भी मिट्ठू को पानी पिला दिया तो मैं भी मिट्ठू की तरह हो जाऊंगा।
अभी मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पर मिट्टू जैसे भयानक चेहरे वाले बहुत से लोग आ गए और वो सारे भी कहने लगे कि हमें पानी पिला दो। फिर मैं बिना कोई देरी के भगवान का नाम लेते उठा और सरपट भागा और सीधे ट्रक में जाकर बैठ गया। पर ट्रक तो बंद पड़ी थी, पर जब मैंने भगवान का नाम लेते हुए ट्रक को स्टार्ट किया तो ट्रक भी स्टार्ट हो गई। ट्रक के स्टार्ट होते ही मैं ट्रक को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया, पर खतरा भी टला नहीं था। वो सारे के सारे लोग मेरे ट्रक के पीछे पीछे भागे आ रहे थे। मिट्टू तो कभी सड़क के सामने आ जाता तो कभी ट्रक की छत पर बैठ जाता। मिट्टू और वो सारे लोग लगातार यही कहे जा रहे थे कि पानी पिला दो, पानी पिला दो। पर मैं ट्रक भगाता रहा जब तक कि उन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर जब अचानक ही वो सारे लोग वहाँ से गायब हो गए तो मुझे लगा कि जान बच गई है। पर तभी ट्रक एक बार फिर एक झटके के साथ बंद पड़ गई। अब ट्रक के बंद पड़ते ही मेरा डर फिर से लौट आया, क्योंकि अभी मैं उस जंगल के दायरे में ही था। रात के 3 बजने को आए थे। डर ने मेरे सोचने की शक्ति अब पूरी तरह से छीन ली थी। अभी इसी उधेड़-बुन में था मैं कि अब क्या करूं, कि तभी मुझे उस सड़क पर सब्जी ले जाने वाला एक ऑटो रिक्शा आता दिखाई दिया। उस ऑटो वाले को देखकर मुझ में थोड़ी उम्मीद जगी और मैं ट्रक से उतरकर उस ऑटो वाले को रोकने के लिए इशारा करने लगा। पर न जाने क्यों उस ऑटो वाले ने अचानक ही ऑटो की स्पीड और बढ़ा दी। अब वो और तेजी से मेरी तरफ आने लगा, मानो वो मुझे कुचलते हुए वहां से चले जाना चाहता हो। तभी मैं चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे भाई साहब मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। पर मेरे बार बार मदद की गुहार लगाने के बावजूद भी उसने स्पीड कम नहीं की। शायद वो डरा हुआ था मुझे इतनी रात में इस रास्ते पर अकेला देखकर। मुझे लगा कि ये ऑटो वाला सच में ही मुझे कुचलकर चला जाएगा, कि तभी उसने ऑटो वाले ने ऑटो रोक दी और ऑटो रोकते ही उसने कहा, जल्दी बैठो। उसके इतना कहते ही मैं झट से उसके ऑटो में बैठ गया और मेरे बैठते उस ऑटो वाले ने ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। मैं अभी सांसें ले रहा था कि ऑटो वाले ने बोला, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है ये जगह कितनी खतरनाक है? तुम्हारे चक्कर में मुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इस पर मैं कुछ बोलता कि उसने कहा, अभी चुप करके बैठे रहो जब तक कि हम इस जंगल को पार नहीं कर लेते। फिर करीब 1-1.5 किलोमीटर आने के बाद वो जंगल पीछे छूट गया और फिर उस ऑटो वाले ने ऑटो रोका। पहले तो कुछ मिनट तक हम दोनों चुपचाप अपनी चढ़ी हुई सांस को नॉर्मल करने में लगे रहे। फिर ऑटो वाले ने पूछा, भाई साहब आपको किसी ने बताया नहीं कि ये रास्ता कैसा है? इस पर मैंने उस ऑटो वाले को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उस ऑटो वाले के भी अब पसीने छूटने लगे। फिर मेरी बात सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने बताया कि बहुत पहले की बात है। कहते कि इस जंगल की जगह पर पहले कभी एक गांव बसा करता था। इस गांव में रसूखदार लोग अक्सर गरीबों और मजदूरों पर जुल्म करते थे। कहते कि गांव के सबसे अमीर सेठ के पास एक आदमी काम करता था जिसका नाम गुलमा था। गुलमा बहुत ईमानदार था और मेहनती भी, पर उस सेठ को वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो सेठ उसे हर वक्त खरी खोटी सुनाता रहता था। एक रोज सेठ की बेटी छत से नीचे गिर पड़ी, पर उस समय गुलमा के अलावा वहां पर कोई मौजूद नहीं था। तभी गुलमा ने फौरन गुड़िया को उठाया और सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे गुड़िया की जान बच गई। पर उस सेठ को इस बात का गुस्सा था कि गुलमा ने उसकी बेटी को कैसे छुआ, और इसी तहस में उसने गुलमा को उसकी औकात दिखाने के लिए बहुत पीटा, यहाँ तक कि धारदार चाकू से उसके पूरे शरीर में चीरा लगवा दिया और साथ ही गांव के कुएं से लगे एक पेड़ पर लटका दिया। गुलमा 3 दिनों तक उस पेड़ से लटका तड़पता रहा। आते जाते लोगों से पानी पिलाने को कहता रहा, पर सभी लोग उस सेठ से डरते थे, जिस वजह से कोई भी बेमतलब का मुसीबत नहीं लेना चाहते थे। तभी गुलमा तड़प तड़प कर उसी पेड़ पर मर गया। मरते मरते ये बोल गया कि सबकी मौत मेरी जैसी ही होगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। फिर कुछ ही सालों में उस गांव में भयानक सूखा पड़ गई और सारे के सारे लोग मर गए। पर कुछ लोगों का कहना है कि गुलमा ने अपना बदला लिया है और वो बदला लेने के बाद यहीं पर रहता है। दोस्तों, अब तक सुबह हो चुकी थी और मैं भी वापस लौट आया, पर आज भी कभी उस रास्ते से गुजरना होता है तो मुझे मिट्टू की आवाज़ सुनाई देती है, जो आज भी यही कहता है, उस्ताद मुझे पानी पिला देते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।